नमस्कार, सच बेधड़क की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सियासत के सूरमा, आज इस विषय पर हम लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं। इस साल के आखिर तक राजस्थान की सियासत काफी हद तक बदलने वाली है। विधानसभा चुनाव में सत्ता किसके पास जाएगी, कौन देश के इस सबसे बड़े राज्य का मुखिया होगा, चुनाव के इस महासमर में किसकी नैया पार लगेगी और कौन मझधार में ही रह जाएगा, ये सवाल तो वोटिंग तक बना रहेगा। लेकिन आजादी के बाद से अब तक जिसने भी इस सूबे को संभाला है, उसने राजस्थान की नब्ज तक को छुआ है। आज बात करेंगे हम उन्हीं की, जिन्होंने इस सियासी बाधाओं को पार कर मुख्यमंत्री का पद संभाला और प्रदेश के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। देश की आजादी से लेकर अब तक इस राज्य में 15 चुनाव हो चुके हैं। इस साल 2023 में यह प्रदेश का 16वां चुनाव दिखेगा। आजादी के बाद सबसे पहला चुनाव हुआ साल 1952 में हुआ था। राजस्थान की सियासत को लेकर कहा जाता है कि जिसने यहां के जातीय समीकरण को समझ लिया, समझो सत्ता उसी की होकर रह गई। तो आज हम बात ऐसे ही राजनीतिक पुरोधाओं की करेंगे जिन्होंने देश के इस सबसे ज्यादा सियासी पेचीदगी भरे राज्य को संभाला है। राजस्थान ये वो भूमि है जो कई भीषण युद्धों की साक्षी रही है, जिसकी रेत खून से लाल हुई, जिसकी हवा में प्रेम रस मिला हुआ है, जिसके कण कण में दया, वीरता, धर्म कूट कूट कर भरा हो, जिसकी रंगत इतनी खूबसूरत है कि ये देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाया है। ऐसे ही प्रदेश की सियासत भी रही है, चाहे वो मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का राज हो या अब आजादी के बाद की राजनीति हो। आजादी के बाद से लेकर अब तक राजस्थान की राजनीति में कई बदलाव आ चुके हैं। इस प्रदेश ने अब तक 15 विधानसभाएं देख ली। अब आगे की तैयारी चल रही है। चारों तरफ इसकी चर्चा है कि क्या इस बार राजस्थान का चुनावी रिवाज बदलेगा या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चुनावी परिपाटी को तोड़कर एक नया इतिहास लिखेंगे। इसका जवाब तो चुनाव के नतीजे ही बता सकेंगे। थोड़ा हम इतिहास में जाएं तो पता चलेगा कि जब जब जिसने सूबे की सियासत की कमान संभाली है, तब तब क्या क्या समीकरण रहे। शुरुआत करेंगे साल 1949 से, जब राजस्थान को पहला मुख्यमंत्री मिला। उनका नाम था पंडित हीरालाल शास्त्री। 7 अप्रैल 1949 को उन्होंने प्रदेश की बागडोर संभाली। इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर में हुआ था। सन 1937 में वो जयपुर राज्य प्रजा मंडल में शामिल हो गए और 2 बार इसके महासचिव और अध्यक्ष चुने गए। साल 1939 में उन्होंने प्रजा मंडल की नागरिक स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसमें उन्हें 6 महीने की सजा भी हुई और वो जेल गए। इस दौरान वे गांधी जी और सरदार पटेल के काफी करीब आ गए। साल 1947 में उन्हें ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के महासचिव के रूप में चुना गया। उसी साल वो संविधान सभा के लिए भी चुने गए। 27 मार्च 1948 को जयपुर राज्य में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई और हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रधानमंत्री बने। और जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ तो 7 अप्रैल 1949 को वो इसके पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तब की रियासतों को एक प्रभावी आधुनिक प्रशासन से एक करने की पहल की। पंडित हीरालाल शास्त्री को देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भी याद किया जाता है और वो है टोंक में स्थित वनस्थली विद्यापीठ, जो उन्होंने अपनी बेटी की याद में सन 1935 में बनवाया था। इतिहासकारों का कहना है कि हीरालाल शास्त्री का इतना आगे रहना और मुख्यमंत्री जैसे बड़े ओहदे को पाना कई नेताओं को ठीक नहीं लगा। उनमें जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और टीकाराम पालीवाल भी शामिल थे, क्योंकि तब शास्त्री को कई नेता जूनियर मानते थे और सीनियर नेताओं को पीछे कर उनको आगे बढ़ाना उन्हें रास नहीं आया। इसलिए उन्होंने राजस्थान राज्य गठन को लेकर कार्यक्रम का बहिष्कार किया।
शास्त्री के मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने के अंदर ही व्यास वर्मा कैंप ने किशनगढ़ में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक की। जून 1948 में हुई इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इस कमेटी ने जयनारायण व्यास को नया अध्यक्ष चुन लिया। 1950 में कांग्रेस के संगठन चुनाव हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2 नाम थे, जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन। कृपलानी पंडित नेहरू के करीबी माने जाते थे और टंडन सरदार पटेल के। शास्त्री खेमे ने जाहिर तौर पर टंडन का साथ दिया। व्यास वर्मा कैंप ने कृपलानी को वोट किया। टंडन चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के तुरंत बाद सरदार पटेल का देहांत हो गया। अब कांग्रेस के सर्वे सर्वा सिर्फ पंडित नेहरू थे और शास्त्री का पक्ष रखने वाला दिल्ली में कोई नहीं। ऐसे में हीरालाल शास्त्री हर तरफ से घिर गए। 3 जनवरी 1951 को अचानक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आनंद फानन में एक सिविल सर्वेंट के पद पर कार्यरत CS वेंकटचारी को सीएम बनाया गया। 5 जनवरी 1951 को राजस्थान के वर्किंग सीएम बने। CS वेंकटचारी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के करीबी माने जाते थे। हीरालाल शास्त्री के पद छोड़ने के बाद सीएम पद पर जयनारायण व्यास का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा था, लेकिन पंडित नेहरू के खास रफी अहमद किदवई ने उनके नाम पर वीटो कर दिया। किदवई का कहना था कि व्यास जी सीएम के लिए सही व्यक्ति तो हैं, लेकिन उनका गुट सही नहीं है। अगर वो सीएम बने तो वो अपने खास लोगों को मंत्री बनाएंगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में किदवई की आपत्ति को नेहरू दरकिनार नहीं कर सके। फिर एक नए नाम की तलाश की गई और वो नाम था CS वेंकटचारी। इतिहासकारों का कहना है कि वेंकटचारी को कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाने से व्यास वर्मा गुट भड़क गया। उन्होंने किदवई के तर्कों की काट निकालना शुरू कर दिया। पंडित नेहरू को मनाया गया। इसमें लग गए 3 महीने और फिर 26 अप्रैल 1951 को जयनारायण व्यास बन गए सीएम। वेंकटचारी को दिल्ली रवाना कर दिया गया, जो पहले केंद्रीय मंत्रालय में सचिव बने और फिर पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के मुख्य सचिव। इसके बाद साल आया 1951 का, यानी चुनाव के टाइम का। ये तब का समय था जब देश में संविधान लागू हो चुका था और सभी राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराकर सरकार चुनी जा रही थी, यानी राजस्थान में भी चुनाव हुए। जयनारायण व्यास ने तब 2 सीटों से नामांकन भरा, एक जालौर A और दूसरी जोधपुर B। मगर जब चुनाव हुए तो व्यास इन दोनों सीटों से चुनाव हार गए, यानी सीएम रहते हुए वे अपनी एक सीट नहीं बचा पाए। आपको बता दें 1952 में शुरू हुई पहली विधानसभा के 5 साल में मुख्यमंत्री पद के लिए 4 बार शक्ति प्रदर्शन हुआ और इस दौरान 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए। इस चुनाव के बाद टीकाराम पालीवाल को सीएम बनाया गया। आपको बता दें इस साल का चुनाव ऐसी विधानसभा का बन गया था जिसमें टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास की सरकार में डेप्यूटी सीएम थे। कांग्रेस नेता टीकाराम पालीवाल ने 3 मार्च 1952 को सीएम पद की शपथ ली। वे महुआ से विधायक बने थे। कुछ महीने उन्होंने सीएम का पद संभाला और अपने हिसाब से सरकार चलाई। इसके बाद दिल्ली से आला कमान का संदेश आया और उन्हें 31 अक्टूबर 1952 को यह पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। पालीवाल को फिर से डेप्यूटी सीएम बनाया गया। इतिहासकारों का कहना है कि यह शांति और पुनर्वास सिर्फ दिखावा था। कुछ ही महीनों बाद पालीवाल पद छोड़ गए। अब जयपुर में व्यास और उनके खास मथुरादास माथुर और माणिक्यलाल वर्मा जैसे नेताओं की चलती थी। व्यास के सीएम बनने के 2 साल के अंदर ही विधायक बगावती मूड में आ गए। बागी विधायक एक 38 साल के युवा विधायक मोहनलाल सुखाड़िया के पीछे जुट गए। विरोध बढ़ा तो हाईकमान ने दखल दिया। विधायक दल की मीटिंग हुई और करीबी मुकाबले में व्यास हार गए। मतलब साफ था कि राजस्थान की सियासत की बागडोर जयनारायण व्यास के हाथ से निकल रही थी। इसके बाद चुनाव में मोहनलाल सुखाड़िया प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे उस दौर के सबसे युवा नेता और युवा मुख्यमंत्री थे और ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि उन्होंने पूरे 17 साल तक राजस्थान की सत्ता की बागडोर संभाली। कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें राजस्थान में प्रमुख विकास और सुधार लाने वाले मुख्यमंत्री बताते हैं। उन्हें आमतौर पर आधुनिक राजस्थान के संस्थापक के तौर पर सराहा जाता है। पहली बार वे 13 नवंबर 1954 से 13 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहे। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के विकास पुरुष कहे जाते हैं। 17 साल में उन्होंने राजस्थान का कई मोर्चों पर विकास किया। सियासत ने इतने सालों में अलग रूप ले लिया था। अब वक्त था राजस्थान की राजनीति में बड़े फेरबदल का।
जो शुरू हुआ सन 1967 के चुनाव से। आपको बता दें कि सूबे की सियासी इतिहास में साल 1967 और 1998 के चुनाव में वो सारी घटनाएं हुई जो राजस्थान की सियासत में एक परंपरा बन गई। क्या थी वो घटनाएं और इनसे राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव आए, इस खास रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान की सियासत में साल 1967 का चुनाव और 1998 के चुनाव का इतिहास में एक अलग ही वजूद है। मोहनलाल सुखाड़िया तक के कार्यकाल में राजस्थान में सियासत के कई रंग देखने को मिले, लेकिन इसके बाद में चुनाव में जो रंग दिखे उनमें खूनी रंग तक मिल गया। जी हाँ, साल 1967 का चुनाव ऐसा था, इसमें 9 लोग मारे गए, 49 घायल हुए। दरअसल तीसरी विधानसभा खत्म होने के बाद चौथी के लिए 1967 के चुनाव ये राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इस साल के चुनाव में कई बातें पहली बार हुई थी। चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की स्थिति साफ नहीं थी। अपने अपने विधायकों को बचाने के लिए प्रदेश में पहली बार बाड़ेबंदी तक की गई, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार जनसंघ, वामपंथी और निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे थे। खैर, चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, लेकिन जब गिनती हुई तब चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। 184 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस को 89 सीटें ही मिली। इधर जनसंघ, वामपंथी और निर्दलियों को मिलाकर भी सिर्फ 95 विधायक हो रहे थे। उन्होंने सरकार बनाने का दावा ठोका, लेकिन इसे दरकिनार कर मोहनलाल सुखाड़िया को सरकार बनाने का दावा पेश करने का राज्यपाल ने प्रस्ताव भेजा। 7 मार्च 1967 को गोलीकांड भी हुआ, उसमें 9 लोग मारे गए, करीब 49 लोग घायल हो गए। बस इसके बाद विधायकों के होने वाले दल बदल के दौर को रोकने के लिए बाड़ेबंदी शुरू हो गई। फिर भी उनमें से 6 विधायक कांग्रेस में जा मिले। फिर राजस्थान में 3 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हालांकि 26 अप्रैल 1967 को तीसरी बार मोहनलाल सुखाड़िया ने फिर से सरकार बनाई और वो मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 9 जुलाई 1971 को उन्होंने ये पद छोड़ दिया। विधायकों का बहुमत होने के बावजूद इंदिरा गांधी के निर्देश पर 8 जुलाई 1971 को सुखाड़िया को अपना पद छोड़ देना पड़ा और 9 जुलाई को इंदिरा गांधी के करीबी बरकतुल्ला खान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बरकतुल्ला खान राजस्थान के पहले मुस्लिम समुदाय के मुख्यमंत्री थे। वे सुखाड़िया की कैबिनेट में मंत्री थे। 9 जुलाई 1971 को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। बरकतुल्ला खान 11 अगस्त 1973 तक मुख्यमंत्री रहे। वो जोधपुर से विधायक थे। 11 अक्टूबर 1973 को बरकतुल्ला खान का निधन हो गया। सीएम की कुर्सी फिर से खाली हो गई। बरकतुल्ला की जगह उनकी पत्नी उषा को सीएम बनाने की बात थी, लेकिन उषा ने मना कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी, जिनका नाम राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा रहा है। वो 10 बार विधायक रहे, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बरकतुल्ला खान की अचानक मौत के बाद हरिदेव जोशी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि वे तब सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन रामनिवास मिर्धा से उनकी कड़ी टक्कर थी। रामनिवास मिर्धा जो सूबे के सबसे बड़े जाट नेताओं में गिने जाते थे। वो वक्त ऐसा था कि सीएम के पद के लिए रामनिवास और हरिदेव आमने सामने थे, लेकिन तब विधायकों का एक बड़ा गुट मिर्धा के पाले से खिसक लिया, क्योंकि वे परसराम मदेरणा को चाहते थे, जो एक कद्दावर जाट नेता माने जाते थे। इसलिए मिर्धा हार गए और सीएम की कुर्सी हरिदेव जोशी को मिल गई। जोशी ने अपने कार्यकाल में विकास के नए पैमानों को छुआ। सिर्फ विकास में ही नहीं, उन्होंने सूबे की सियासत में भी काफी प्रोग्रेस की। कई विपक्षी विधायकों को तोड़कर वो अपनी पार्टी में ले आए। फिर आया 1977 का चुनाव। आपातकाल के चलते इंदिरा गांधी और कांग्रेस के विरोध की जबरदस्त लहर में पार्टी डूब गई। दूसरे राज्यों की तरह ही राजस्थान से भी पार्टी गायब रही। ये वो दौर था जब पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार राजस्थान में बनी थी, जो थी भारतीय जनसंघ। पार्टी ने 200 में से 151 सीटों पर कब्जा किया। जनसंघ के नेता भैरव सिंह शेखावत तब मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1980 तक अपनी सेवाएं दी। 1980 में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के विघटन के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। 1980 के चुनाव में जब कांग्रेस वापस सत्ता में लौटी तो सूबे का ताज जगन्नाथ पहाड़िया के सिर पर सजा।
6 जून 1980 को उनके सिर पर सीएम का ताज लगा, लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें सीएम के पद से हटा दिया गया। इसके बाद शिवचरण माथुर का नंबर लग गया। वो 14 जुलाई 1981 को सीएम बने, मगर हरिदेव की हसरतें अभी मरी नहीं थी। शिवचरण माथुर ने 23 फरवरी 1995 को इस्तीफा दिया, फिर उनकी जगह कार्यवाहक सीएम बनाया गया। 10 मार्च 1985 तक वो सिर्फ 17 दिन के लिए सीएम बने और इस बार फिर से सीएम बनाया गया हरिदेव जोशी को। वे 20 जनवरी 1988 तक मुख्यमंत्री रहे। 4 दिसंबर 1989 को हरिदेव जोशी तीसरी और आखिरी बार सीएम बने, क्योंकि 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी और फिर प्रदेश में पहली बार बीजेपी के नाम से सरकार बनी और भैरव सिंह शेखावत फिर से मुख्यमंत्री बने। शेखावत वो शख्सियत थे जिन्हें राजस्थान की सियासतदान और जनता बाबूसा कहती। उन्होंने शिक्षा, बालिकाओं के उत्थान और उनका कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों के सुधार पर बल दिया। 1990 में भैरव सिंह शेखावत फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 1992 तक वो पद पर रहे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने अगले चुनाव में 95 सीटें जीती। सहयोगियों के समर्थन से वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन कांग्रेस इसके विरोध में थी। 1993 में लगातार तीसरी बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। भैरव सिंह शेखावत ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और फिर आया साल 1998 का विधानसभा चुनाव, जो राजस्थान की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस साल कई सियासी घटनाएं पहली बार हुई थी। इसी साल अशोक गहलोत पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। गहलोत की प्रदेश अध्यक्षता में लड़े गए इस चुनाव में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा को बेहद करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद से ही राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा की सरकार आने का रिवाज भी शुरू हुआ था। लेकिन अशोक गहलोत के इस साल मुख्यमंत्री बनने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। ये देखिए रिपोर्ट। साल 1993 में कांग्रेस के दिग्गज नेता परसराम मदेरणा, जो कि जाट पॉलिटिक्स के प्रणेता थे, वो कांग्रेस के सीएम पद के दावेदार माने जाते थे। उस समय प्रदेश कांग्रेस में परसराम मदेरणा की तूती बोलती थी। इन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। परसराम मदेरणा को ही कांग्रेस का संभावित मुख्यमंत्री माना जाता था, लेकिन राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का भी करियर अपने चरम पर आ रहा था। उनके कार्यों को देखते हुए पार्टी में उनके नेतृत्व की मांग बढ़ने लगी। 1998 में वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। कई लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि जब 1998 में अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान जैसे सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब वो विधायक ही नहीं थे। विधायक बनने से पहले ही अशोक गहलोत को कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुन लिया गया और 1998 की जबरदस्त जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री के पद के दावेदार कहे जाने वाले परसराम मदेरणा की जगह अशोक गहलोत का नाम अचानक ही फाइनल किया गया था। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से कई नेता और जनता तक हैरान हो गई थी। कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक लाइन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे परसराम मदेरणा ने पास कराया था। आपको बता दें कि राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत उस समय राज्य के मुख्यमंत्री बने जिस दौर में परसराम मदेरणा, सोनाराम चौधरी, रामनिवास मिर्धा, बलराम जाखड़ जैसे दिग्गज नेताओं का प्रदेश की राजनीति में दबदबा माना जाता था। 1998 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो कांग्रेस की कमान अशोक गहलोत के हाथों में थी, लेकिन उस वक्त परसराम मदेरणा राजस्थान में कांग्रेस के सबसे दिग्गज और ताकतवर नेता माने जाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी राजस्थान की सियासत का चेहरा भी परसराम मदेरणा ही थे।
दरअसल परसराम मदेरणा जाट समुदाय से थे और ये सर्वविदित है कि राजस्थान की राजनीति में जाट समुदाय के नेताओं की तिकड़ी आज भी उतनी ही फेमस है जितनी उस वक्त थी। इनमें रामनिवास मिर्धा, परसराम मदेरणा और बलराम जाखड़ का नाम अहम था। 1998 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो भाजपा के सामने कांग्रेस ने किसी भी सीएम का चेहरा नहीं उतारा, फिर भी परसराम मदेरणा के राजनीतिक कद को देखते हुए उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार माना जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने 200 सीटों पर हुए विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी शिकस्त देते हुए 153 सीटों पर अपना दबदबा कायम किया और भाजपा को मात्र 33 सीटों पर समेट दिया। इस चुनाव में जब कांग्रेस के सिर जीत का ताज सजा तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए परसराम मदेरणा का नाम आगे आया, लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन परसराम मदेरणा के पास पहुंचा, जिसके बाद राजस्थान की राजनीति पूरी तरह बदल गई और परसराम मदेरणा ने अचानक सभी विधायकों की बैठक बुलाई और आलाकमान को भेजा गया एक लाइन का प्रस्ताव पास कराया। इस प्रस्ताव में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने और परसराम मदेरणा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी। कांग्रेस हाईकमान के एक लाइन के प्रस्ताव को सभी विधायकों की सर्वसम्मति से पास करा दिया गया। इसके बाद विधायक बनने से पहले ही अशोक गहलोत को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जिसके बाद अशोक गहलोत ने जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इसमें सबसे खास बात यह रही कि यह सीट पहले से ही मान सिंह देवड़ा के नाम पर थी, यानी मान सिंह देवड़ा इस सीट से विधायक थे। कांग्रेस ने मान सिंह देवड़ा से इस्तीफा दिलवाया और इस सीट को खाली कराया, जिसके बाद इस सीट से अशोक गहलोत विधायक चुने गए। इसके बाद ही राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। 1998 के बाद साल 2003 में चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। इसी के साथ राजे ने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। राजस्थान के बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत जब उपराष्ट्रपति बने तो वसुंधरा को राजस्थान भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भाजपा ने वसुंधरा राजे को 2003 में राजस्थान के सीएम पद की कमान सौंपी। फिर 2008 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। फिर 2013 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता हथियाई। 2018 में वापस कांग्रेस की सरकार आई और अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क, जयपुर।